India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डीजीपी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के आवेदन को किया खारिज। कहा यूपीएससी की तरफ से भेजे गए नामों में से ही बनेगा बंगाल का डीजीपी। मृत्यु प्रमाण पत्र और मुआवजे पर केंद्र की स्पष्ट नीति न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने की नाराजगी जाहिर। हलफनामा दाखिल करने के लिए सरकार को दी 10 दिन की और मोहलत। सिख दंगा केस दोषी सज्जन कुमार की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। कहा वीआईपी की तरह निजी अस्पताल में नहीं होगा आपका इलाज, जेल प्रशासन कराएगा एम्स में इलाज। दो महीने तक लड़की को नहीं ढूंढ पाने पाई यूपी पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। कहा दिखता है सुस्त रवैया। India Legal presents Courts Roundup. कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिसूचित किया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल की अध्यक्षता करेंगे। कोर्ट ने 19 अगस्त के अपने आदेश में पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारियों सुमन बाला साहू और सौमेन मित्रा और रणवीर कुमार से मिलकर एक एसआईटी के गठन का निर्देश दिया था, जो हत्या, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित विभिन्न आपराधिक मामलों की जांच के लिए अन्य आपराधिक मामलों की जांच करेगा। शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की 5 सदस्यीय पीठ ने संबंधित पक्षों को सूचित किया कि न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर ने अपने पहले के आदेश के अनुसार गठित एसआईटी के कामकाज की निगरानी करेगी। दरअसल पीठ अपने पहले के निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए एकत्रित हुई थी। उच्च न्यायालय ने अपने पहले के आदेशों में मई 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद कथित तौर पर हुई महिलाओं के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपराध से संबंधित मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी थी। और आपको बता दें कि कोर्ट ने निर्दिष्ट किया था कि सीबीआई जांच की निगरानी अदालत द्वारा लगाई जाएगी। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 सितंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की सहायता के लिए 10 आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। डीजीपी नियुक्ति पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने बंगाल सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया है और कहा है कि यूपीएससी की तरफ से भेजे नामों में से ही बंगाल का डीजीपी बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें चयन प्रक्रिया में यूपीएससी को शामिल किए बिना पुलिस महानिदेशक डीजीपी को नियुक्त करने की अनुमति मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी दखल के पुलिस महानिदेशक या डीजीपी की नियुक्ति की अनुमति देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसका पुराना आदेश सभी राज्यों पर लागू है, उस आदेश में बदलाव की कोई जरूरत नहीं। कोर्ट ने बार बार एक ही तरह की याचिका दाखिल करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर नाराजगी भी जताई। कोर्ट के इस आदेश के बाद ममता सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। उसे यूपीएससी की तरफ से सुझाए गए अधिकारियों में से राज्य के पुलिस प्रमुख का चयन करना पड़ेगा।
पश्चिम बंगाल सरकार की दलील थी कि संविधान में पुलिस और कानून व्यवस्था को राज्य का विषय बताया गया। ऐसे में पुलिस के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति से पहले संघ लोक सेवा आयोग से लिस्ट मांगने की व्यवस्था गलत है। राज्य सरकार को चयन का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। ये मामला जस्टिस एल नागेश्वर राव, बी.आर. गवई और साथ ही बी.वी. नागरत्ना की बेंच में लगा। बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। बेंच के अध्यक्ष जस्टिस राव ने टिप्पणी दी, आपकी इस तरह की याचिका पहले से खारिज हो चुकी है। एक राज्य सरकार से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो बार बार एक ही याचिका दाखिल करे। ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। 2006 में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को राजनीतिक दखल अंदाजी से दूर करने का फैसला लिया था। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार मामले में आए इस फैसले को बाद में भी कोर्ट ने और विस्तार दिया। इसी के तहत जारी एक आदेश में ये हर राज्य के लिए अनिवार्य किया गया कि डीजीपी के पद पर नियुक्ति से पहले राज्य सरकार यूपीएससी से वरिष्ठ और योग्य आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट दी। उन्हीं अधिकारियों में से उसे नए डीजीपी का चयन करना होगा। पश्चिम बंगाल में डीजीपी का पद 31 अगस्त को खाली हो चुका है। राज्य सरकार चाहती थी कि उसे पूरी तरह अपनी मर्जी से नया पुलिस महानिदेशक चुन लिया जाए। प्रकाश सिंह का फैसला पारित होने के बाद कई राज्यों ने कानून कार्यकारी कार्रवाइयां पारित की, जिसमें यूपीएससी द्वारा तैयार किए गए पैनल से डीजीपी के चयन का प्रावधान नहीं। ऐसे राज्यों ने महसूस किया कि उक्त निर्देश डीजीपी के रूप में एक उम्मीदवार को नियुक्त करने की राज्य की क्षमता को प्रतिबंधित और हस्तक्षेप करेगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के लिए चयन प्रक्रिया में यूपीएससी की भागीदारी की आवश्यकता को दोहराया था। ये माना गया कि किसी भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश के विपरीत चलने वाला कोई भी कानून नियम स्थगित रहेगा। हालांकि इसने राज्यों को उक्त आदेश में संशोधन के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी, यदि राज्यों को इसके खिलाफ कोई शिकायत। ब्यूरो रिपोर्ट। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे में आरोपी सज्जन कुमार की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से खारिज कर दी है। सज्जन कुमार ने कोर्ट में मेडिकल आधार पर जमानत की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल प्रशासन आपका उचित इलाज कराएगा और अगर आप चाहे तो एम्स में अपना इलाज करा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि निजी अस्पताल में इलाज नहीं होगा, आपका इलाज वीआईपी की तरह नहीं हो सकता। दिल्ली में 1984 में हुए सिख दंगों के मामले में उम्र कैद की सजा काट रही कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल देने से इनकार कर दिया है। सज्जन कुमार ने मेडिकल कारणों से अंतरिम बेल की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। उनकी सेहत स्थिर होने और लगातार सुधार दिखने के चलते कोर्ट ने ये फैसला दिया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि उनका इलाज सुपर वीआईपी की तरह नहीं हो सकता। सज्जन कुमार के वकील ने कहा है कि उनकी सेहत खराब है, ऐसे में मेदांता अस्पताल में वो अपने ही खर्चे पर इलाज कराना चाहते हैं। इस पर अदालत ने कहा कि उन्हें सुपर वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, हम उन्हें बेल नहीं दे सकते। इससे पहले अदालत ने 24 अगस्त को सुनवाई करते हुए सीबीआई को आदेश दिया था कि वो बताएं कि सज्जन कुमार की हालत कैसी है और क्या उन्हें बाहर से इलाज कराने की जरूरत है। सज्जन कुमार ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है। सज्जन कुमार की ओर से विकास सिंह ने कहा कि मेडिकल आधार पर उनके मुवक्किल को जमानत दी जाए। विकास सिंह ने कहा कि उनका वजन बहुत कम हो गया है और एक निजी अस्पताल में ले जाने की जरूरत है। पीठ ने इससे पहले सीबीआई से सज्जन कुमार की चिकित्सा स्थिति की जांच करने को कहा था और जांच एजेंसी को 6 सितंबर 2021 तक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा था। 75 वर्षीय कुमार ने ये कहते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति अनिश्चित है, वो फिलहाल मंडोली जेल में बंद है। गौरतलब है कि साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़की थी। दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद से सज्जन कुमार जेल में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2013 में निचली अदालत की तरफ से दिए गए एक फैसले को पलट दिया था। इस मामले में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2020 में भी उसे ये कहते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था कि एम्स बोर्ड द्वारा जमानत देने वाले मेडिकल रिपोर्ट में अस्पताल में भर्ती होने का कोई आधार नहीं। हालांकि कोर्ट ने मेरिट के आधार पर उसकी अपील को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से हो रही मौत के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र और मुआवजों पर केंद्र की स्पष्ट नीति न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कोविड से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मुआवजा और डेथ सर्टिफिकेट के केस में पहले ही आदेश दिया था। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका हर दिन नजदीक आती जा रही है। एसएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट से कहा कि हमें खेद है कि हम हलफनामा दाखिल नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन की और मोहलत दे दें। दरअसल इस मुद्दे पर सरकार लगातार विशेषज्ञों से परामर्श ले रही है। याचिकाकर्ता वकील गौरव बंसल ने कहा है कि सरकार को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। गौरव बंसल ने कहा है कि ऐसी अवमानना और लापरवाही कतई उचित नहीं है जब मामला इतना गंभीर हो। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पहले ही सरकार को निर्देशित किया था कि ऐसी प्रक्रियाओं का पालन जल्द से जल्द कर दिया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल इसीलिए कि हाईकोर्ट दूसरी अपील पर विचार करते समय कानून के प्रश्न को उठाने और निष्कर्ष निकालने के लिए मामले में उच्च तथ्यात्मक पहलुओं को संदर्भित करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तथ्यात्मक पहलुओं और सबूतों का फिर से मूल्यांकन किया गया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस एएस बोपन्ना और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि विचार के लिए कानून का सवाल अमूर्त नहीं होगा, लेकिन उस मामले के अजीबोगरीब तथ्य के सभी सामने आ जाएंगे। दरअसल और स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता। इस मामले में वादी ने प्रतिवादी के वाद अधिसूचित संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे और आनंद के में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की राहत की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने माना कि वादी सूट शेड्यूल संपत्ति पर कब्जा साबित करने में विफल रहा है और इस तरह से मुकदमा खारिज कर दिया। प्रथम अपीलीय अदालत ने इन निष्कर्षों को पलट दिया और मुकदमे का फैसला सुनाया। प्रतिवादी द्वारा दायर दूसरी अपील में हाईकोर्ट ने मुकदमे को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में वादी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने सबूतों का पुनः मूल्यांकन किया था जो द्वितीय अपील चरण में अनुमति योग्य नहीं है। अपील पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत दूसरी अपील में ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा दिए गए तथ्य की खोज में साक्ष्य के पुनः मूल्यांकन करने या हस्तक्षेप करने की बहुत सीमित गुंजाइश है। आदर्श कुमार अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदर्श जी, हाईकोर्ट के फैसले में संदर्भ देना दूसरी अपील नहीं मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कुछ दलील दी है? जी, बताना चाहेंगे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर विचार करते हुए ये कहा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत दूसरी अपील में ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा दिए गए तथ्य की खोज में साक्ष्य के मूल्यांकन करने या हस्तक्षेप करने की बहुत सीमित गुंजाइश है। इसने कहा कि तथ्यों पर अलग अलग निष्कर्ष हाईकोर्ट के समक्ष उपलब्ध है। वहीं कोर्ट ने आगे कहा है कि हालांकि सबूतों के मूल्यांकन की अनुमति नहीं थी सिवाय इसके कि जब यह विकृत हो, लेकिन हाईकोर्ट के लिए यह निश्चित रूप से खुला था कि वह मामले की दलील पेश किए गए सबूत साथ ही दो अदालतों द्वारा किए गए निष्कर्षों पर ध्यान दे जो एक दूसरे से भिन्न थे और नीचे की अदालतों के मंतव्यों में से एक को अनुमोदित करने की आवश्यकता थी। वहीं पीठ ने आगे उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि अपीलकर्ता के वकील अपने प्रस्तुतिकरण में तकनीकी रूप से सही हो सकते हैं कि उच्च न्यायालय की धारा 100 सीपीसी के तहत अपने द्वारा बनाए गए कानून के प्रश्न का स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं देने में गलती की है। वहीं हाईकोर्ट के पास यह निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है कि क्या नीचे का कोई एक कोर्ट रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्यों की व्याख्या करने में भटक गया था। विचार के लिए कानून का सवाल अमूर्त नहीं होगा, लेकिन उस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों से सभी मामले सामने आएंगे और स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट कानून के प्रश्न को उठाने और निष्कर्ष निकालने के लिए मामले में कुछ
तथ्यात्मक पहलुओं को संदर्भित करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि तथ्यात्मक पहलुओं और सबूतों को फिर से मूल्यांकन किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आदर्श कुमार जी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। अगले खबर का रुख करते हैं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 13 साल की गायब हुई लड़की को कोलकाता से बरामद कर लिया गया है। आरोपी भी उसकी गिरफ्त में है। गोरखपुर से 2 महीने पहले किडनैप हुई लड़की के मामले की छानबीन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस को सौंपी थी। दिल्ली में रहने वाली लड़की की मां ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उनकी बेटी गायब हुई है। उन्हें अंदेशा है कि उसे सेक्स ट्रेड में लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान टिप्पणी में कहा कि इसमें यूपी पुलिस का रवैया दिखता है। सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में संबंधित दस्तावेज यूपी पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिए थे। दिल्ली पुलिस की एक टीम गुरुवार को ही कोलकाता पहुंची थी। वहां से आरोपी लड़के को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से ही लड़की बरामद कर ली गई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में निश्चित तौर पर यूपी पुलिस का रवैया रिफ्लेक्शन दिखता है और ऐसे में राज्य पुलिस ने 2 महीने का और वक्त और मामले की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे थे वो, लेकिन मामले में कितनी अर्जेंसी है ये नहीं समझा गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि लड़की की बरामदगी के बाद मेडिकल एविडेंस और अन्य साक्ष्य जुटाकर कोर्ट के सामने पेश करे। कोर्ट ने कहा कि लड़की को दिल्ली लाने के बाद औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे उसकी मां के हवाले किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 अगस्त को जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के आरोपी प्रीत सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। सिंह की जमानत याचिका खारिज करने के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अनिल अंतिल के 27 अगस्त के आदेश के खिलाफ सिंह ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने नोटिस जारी किया और मामले को आगे के विचार के लिए 15 सितंबर को पोस्ट किया। इस मामले में कोर्ट के सामने मुद्दा जंतर मंतर पर लगाए गए आपत्तिजनक नारे हैं और ऐसे में आरोपी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा, 269 से 70 लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना, 271 संगरोध नियम की अवज्ञा, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम की धारा 51B के तहत नियमित जमानत मांगी। प्रीत की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने प्रस्तुत किया कि मेरे मुवक्किल ने ऐसा कोई आपत्तिजनक नारा नहीं लगाया है। उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि जेल में आरोपी की तबीयत बिगड़ रही है, जिसके आधार पर उसने शीघ्र जमानत की मांग की है। कोर्ट ने इसका जवाब देते हुए कहा कि स्थिति रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हम देखेंगे। प्रीत सिंह कथित तौर पर देश में निवेशिक युग के कानूनों के खिलाफ भारत जोड़ो आंदोलन के तहत दिल्ली में 8 अगस्त को हुई एक रैली का हिस्सा थे, जहां मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए और कैमरे में कैद हुए। रैली का आयोजन भाजपा के पूर्व प्रवक्ता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने किया था। रैली की जगह से वीडियो भी सामने आई थी, जिसमें लोगों ने मुसलमानों की हत्या का आह्वान किया था। उपाध्याय और 5 अन्य को बाद में वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। बाद में उपाध्याय को जमानत दे दी गई थी। वहीं अफगान संकट के बीच दिल्ली के वसंत कुंज में मौजूद UNHCR या शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के दफ्तर के बाहर अफगानी लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। इनको हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई हुई। सुनवाई में हाईकोर्ट ने इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि कोविड काल में राजधानी में दिल्ली के लोगों को 100 से ज्यादा जुटाने की इजाजत नहीं है और ऐसे में एक ही जगह 500 रिफ्यूजी इकट्ठा हो गए हैं। कोर्ट में केंद्र गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे 2-3 दिनों में मसले को सुलझा लेगा। कोर्ट ने केंद्र को वक्त दे दिया है। अब इस पर अगले हफ्ते मंगलवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह भी बात उठाई है कि जब प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर, रामलीला मैदान या बोट क्लब को चिन्हित किया गया है, तो प्रदर्शनकारी UNHCR दफ्तर के बाहर क्यों बैठे हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा है कि आप अगर 500 लोगों को ऐसे खड़े होने देंगे तो जरूर कोरोना सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाएगा। आगे कहा गया कि अगर मंगलवार तक मामला नहीं सुलझाया गया तो कोर्ट कुछ ऑर्डर देने को मजबूर होगा।
दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि अफगान प्रदर्शनकारियों की तरफ से इसके लिए कोई इजाजत नहीं ली गई थी। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील ने आगे कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए वहां प्रदर्शनकारियों को मास्क बांटे गए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन करने की भी कहा गया था। सुनवाई में हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या यूएनएचसीआर ऑफिस के बाहर वाली सड़क के अलावा कोई जगह है जहां प्रदर्शनकारी जा सकते हैं, जिस पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि प्रदर्शनकारी चाहे तो जंतर मंतर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी तय नियमों का पालन करना होगा, जिसमें प्रदर्शन से पहले इजाजत लेना जरूरी होता है। साथ ही 10 से शाम 5 बजे के बीच ही सीमित लोगों के साथ ही धरने की इजाजत होगी। आगे कहा गया कि अगर लोग ज्यादा है तो रामलीला मैदान जाया जा सकता है। वहीं पुलिस ने कहा कि अब तक उन्होंने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाला है और संवेदनशील भी है। पुलिस ने कहा है कि आगे जो कोर्ट कहेगा वे उसका पालन करेगी। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र को सुझाव भी दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। गौ हत्या के आरोपी जावेद की जमानत याचिका रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और गौरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने बुधवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, देशवासी गाय का सम्मान करें और उनकी सुरक्षा भी करें। कोर्ट ने कहा कि गौरक्षा सिर्फ किसी एक धर्म की जिम्मेदारी नहीं है, गाय इस देश की संस्कृति है और इसकी सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है, फिर चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखते हो। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकार को अब सदन में एक बिल लाना चाहिए, गाय को भी मूल अधिकार मिलने चाहिए। समय आ गया है कि अब गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। वहीं जो भी गाय को परेशान करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जज ने जोर देकर कहा कि जब तक देश में गायों को सुरक्षित नहीं किया जाएगा, देश की तरक्की भी अधूरी ही रह पाएगी। इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सुझाव दे चुका है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वे केंद्र सरकार के साथ समन्वय में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट 24 दिन की लापता बच्ची से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसे उसके ही पिता और दादा दादी ने उसकी मां के इच्छा के खिलाफ अपहरण कर लिया था। याचिकाकर्ता यानी मां को आशंका है कि बच्चे को उसके ससुराल वाले द्वारा मार दिया जाएगा, जो कथित तौर पर फरार है। न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माकरे ने एक दूध पीते बच्चे के जीवन में मां के महत्व को व्यक्त किया है और पिता और उसके परिवार की गैर क्रियात्मक आचरण पर कड़ा संज्ञान लिया है, जो स्पष्ट निर्देशों के बावजूद न्यायालय के समक्ष बच्चे को पेश करने में विफल रही हैं। कोर्ट ने आगे कहा है कि उनके आचरण ने स्वयं सिद्ध रूप से बच्चे की पीड़ा और याचिकाकर्ता की पीड़ा को लंबा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायालय शक्तिहीन नहीं है। निजी प्रतिवादियों के आचरण से दूसरों को भी अपराध के लिए उकसाने के जाल में आने की संभावना है। एकल न्यायाधीश ने पुलिस को बच्ची की तलाश और उसे बरामद करने के अपने प्रयासों को तेजी से लाने का निर्देश दिया है। दरअसल उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ऐसी इलेक्ट्रॉनिक या तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक से संपर्क करने का निर्देश दिया है, जिससे बच्चे के स्थान और छिपे हुए निजी प्रतिवादियों का पता लगाने में मदद मिल सके। एक मां ने एडवोकेट अरीब जाविदा कावूसी के जरिए याचिका दायर कर अपने 24 दिन की दूध पीती बच्ची के पिता और उसके परिवार से वापस लेने की मांग की है और ऐसे में वे बच्चे के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी चाहती हैं, जिसमें उसके भोजन का अधिकार भी शामिल है। लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं है। याचिका में पिता और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की प्रार्थना भी की गई है, जिसमें गलत तरीके से बंधक बनाना, हमला करना, अपहरण करना और आपराधिक धमकी देना भी शामिल है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.